युद्ध हो रहा है अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान का, लेकिन अपमान भारत का हो रहा है। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। मैं और भाई, बड़ा भाई जो है मेरा, अगर हम में से कोई एक बंदा पिटता था तो हमको यकीन हो जाता था कि दूसरा बचने वाला नहीं है। कारण तो कहीं से भी ढूंढ लाएंगी मम्मी, ठीक है। क्रिस्टोफर लैंडो जो कि यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं, वो आकर के कह जाते हैं, भारत में आकर के मंच से कहते हैं कि हम भारत के साथ कभी बराबरी की डील नहीं करेंगे, हम चाइना वाली गलती दोबारा नहीं करेंगे कि आप हमसे 20 साल बाद आगे हो जाए। मतलब साफ साफ कह रहे हैं मैं तो बेईमानी करूंगा तुम लोगों के साथ। कार है और उस कार में बंदरों ने कब्जा कर लिया है और बंदर कार में ऊपर नीचे स्टीयरिंग पे, मतलब सीट पे, चारों सीटों पे, बाहर बाहर सब, मतलब बंदर ही बंदर भरे पड़े हैं। अब एक बंदर कह रहा है यार चलेगी कैसे, कब्जा तो कर लिया। आखिर पोजीशन क्या है फिर इन देशों की, जो हमारे जैसे देश हैं, जिनके लिए कभी भी अमेरिका कोई भी डिसीजन ले रहा है और ट्रंप खुलेआम बोल दे रहे हैं, तो क्या हम इतने कमजोर हैं? वो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाते हैं, वो केवल नारा नहीं देते मेक इन इंडिया, वो उसके लिए काम करते हैं। और जब आप आर्थिक ताकत बन जाते हैं तो पैसा सबसे बड़ी चीज है ना भाई। नरेंद्र मोदी साहब का एक शो में देख रहा था और जब वो कहते थे इंटरनेशनल प्रेशर, ये क्या होता है? इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। हो सकता है उस वक्त 100 करोड़ रहे हो जब ये शो रिकॉर्ड कर रहे थे मोदी जी, अब तो 140 करोड़ है। एप्स्टीन फाइल के रिलीज के हिसाब से अमेरिका को या प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश करने के लिए वो इजराइल गए नाचने और गाने। ट्रंप कह रहा है रशिया से तेल खरीदना बंद करो, आपने तेल खरीदना बंद कर दिया। ट्रंप कह रहा है कि मैंने सीज फायर करवा दिया था, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आपके एक्शन ये बताते हैं कि दरअसल कोई भी क्लेम शायद रबिश नहीं है। एक सन की अमेरिकी को खुश करना इजियर है, क्योंकि फिर अपने यहाँ काम करना थोड़ा मुश्किल है। ये भी तो है ना, बहुत काम करना बिल्कुल है, पड़ेगा। ऑब्वियसली। एक कविता हम लोग पढ़ते थे, मतलब स्कूल में भाषण प्रतियोगिता में, देश पड़े चूल्हे में, राष्ट्र जाए भाड़ में, खेलते शिकार सभी कुर्सियों की आड़ में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सर, एक बहुत बुरी चीज मुझे देखने को मिल रही है कि युद्ध हो रहा है अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान का, लेकिन दिन प्रतिदिन एक न एक ऐसा बयान आ जा रहा है अमेरिका की तरफ से जिससे अपमान भारत का हो रहा है। आज बयान आ गया है कि भाई हमने इंडिया को अलाउ किया है, तेल आप रशिया से ले सकते हो, वो भी 30 दिनों का अलाउ किया है, परमिशन दिया है। और ये भी आधिकारिक बयान है, कोई नेता ऐसे छुटभैया नेता वहां का नहीं बोला, ये आधिकारिक बयान आ रहा है। तो आखिर अमेरिका ये हैसियत कैसे हो गई है आज कि वो भारत को अलाउ कर रहा है कि तुम तेल लो, वो कह रहा है मत लो? मतलब दोनों हक उसी के पास कैसे पहुंच गया है? यार आपने जो कहा ना कि ऐसा कुछ हो रहा है कि जिनके बीच जंग चल रहा है लेकिन इंडिया को बीच में लपेट ही दिया जाता है, मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। मैं और भाई, बड़ा भाई जो है मेरा, अगर हम में से कोई एक बंदा पिटता था तो हमको यकीन हो जाता था कि दूसरा बचने वाला नहीं है। कारण तो कहीं से भी ढूंढ लाएंगी मम्मी, ठीक है। तो क्योंकि मम्मी की चौधर थी भाई, मम्मी मुखिया थी, कुछ भी कर सकती थी, हम लोग तो उपनिवेश थे मम्मी के, तो वो मार देती थी, कारण हो ना कारण हो। तो दुखद यही है कि इस तरह का बर्ताव अमेरिका सोचता है वो कर लेगा और वो कर देता है। अमेरिका ऐसा सोचता क्यों है? क्योंकि हमने उसको सोचने के भरपूर मौके दिए हैं। अमेरिका ने बोला मैंने सीज फायर करवाया, मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिका बार बार बोलता रहा, मोदी जी कोई जवाब नहीं देते रहे। ट्रंप ने बाद में बोला आई डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय मोदीज पॉलिटिकल करियर, मोदी जी ने फिर कुछ नहीं कहा। तो अमेरिका को पता था हम जो कहेंगे वो होगा। अमेरिका ने कहा रशिया से तेल खरीदना बंद करो, मोदी जी ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका ने हम पर पेनल्टी लगाई, फिर अमेरिका ने पेनल्टी हटाई। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, पहले 3% टैरिफ लगता था, बाद में 18 लग रहा है, तो हम 18% टैरिफ को सेलिब्रेट करने लगे। तो ट्रंप को या अमेरिका को पता था कि इस देश में कुछ भी हो जाए मास्टर स्ट्रोक तो बता ही दिया जाएगा, क्योंकि ये देश मोदी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देश का अपमान चलेगा, देश का अपमान चलेगा। मोदी जी को खुद भी अपने अपमान की ज़्यादा तब पड़ी रहती है जब वो विपक्ष के नेता कर दें या प्रेस के साथी कर दें, हम और आप आलोचना कर दें तो उनको अपमान समझ में आता है। दूसरी बात ये समझिए कि अमेरिका ये दादागिरी करता क्यों है। तो अमेरिका के पास कानून है, मतलब अमेरिका की कांग्रेस उसके प्रेसिडेंट को अलाउ करती है कि वो सैंक्शंस लगा सकता है देशों पे जो उसके एनिमी नेशंस हैं। सेकेंडरी सेक्शंस का भी प्रोविज़न है, मतलब अगर कोई गैर अमेरिकी कंपनी है या व्यक्ति है वो उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा सकता है कि जिन देशों पे या जिन कंपनियों पे पहले से सैंक्शन है आप उससे खरीदारी नहीं कर सकते। तो सेकेंडरी सैंक्शंस के अपने इस पावर को एंजॉय करते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो इस तरह के सैंक्शन भारत पे लगाते हैं और भारत झेलता है। तो वो भारत पे लगा सकते हैं, वो उनका अपना पावर है। भारत झेल रहा है, ये भारत की अपनी दिक्कत है।
भारत नहीं बोल रहा है, ये भारत की अपनी दिक्कत है। ये दिक्कत क्यों है समझ में नहीं आता, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। इन नरेंद्र मोदी साहब का एक शो मैं देख रहा था और क्लिप अभी चल भी जाएगा, चल भी रहा है स्क्रीन के ऊपर, जब वो कहते थे इंटरनेशनल प्रेशर, ये क्या होता है? हम 100 करोड़ हैं और इंटरनेशनल प्रेशर तो हम एग्जर्ट कर सकते हैं। हो सकता है उस वक्त 100 करोड़ रहे हो जब ये शो रिकॉर्ड कर रहे थे मोदी जी, अब तो 140 करोड़ हैं। सही बात है। लेकिन इजराइल तो ये कह रहा था कि 140 करोड़ भारतीय हमारे पास हैं जब उनसे पूछा गया मैन्युफैक्चर। तो मोदी कौन सा डील करके आए अमेरिका के साथ? यूएस ट्रेड डील जो हुआ है वो देश को नहीं बता रहे। एक दिन पहले इजराइल गए थे, कोई अवार्ड इनको मिला, उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। क्या बात हुई? कोई ब्रीफिंग मोदी जी ने तो की नहीं है। तो मोदी विदेश जाके करते क्या हैं, किस चीज पे समझौता करते हैं, किस चीज को दे आते हैं, क्या लेकर आते हैं, किसी को बताते तो वो है नहीं। अच्छा, हमारे मीडिया के साथी जो हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे ही, उनको तो स्तुति गान करनी है, वो स्तुति गान गाते रहते, तो सवाल गायब हैं। इसीलिए मोदी के सांसद कह भी देते हैं कि भाई मोदी जो है वो सवालों से ऊपर हैं। जब भी कुछ भी होता है विदेशों के साथ, जो भी अंडरस्टैंडिंग बनती है हमारी, मोदी विजिट पे जाते हैं, उसके बाद कोई सवाल नहीं होती, कोई ब्रीफिंग नहीं होती, कोई डिटेलिंग नहीं होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मोदी जी करते ही नहीं हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जबकि हम सबका अधिकार बनता है, राइट बनता है कि हमको बताओ भैया देश के साथ क्या समझौता करके आए और क्यों गए थे देश। अब क्यों गए थे देश जब सवाल उठता है निवेदिता, तो मुझे याद आता है फिर वो एप्स्टीन फाइल का लीक हुआ, या जब जाहिर लीक तो नहीं हुआ है, वो जाहिर किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका ने उसको रिलीज़ किया है। तो उस रिलीज़ में पता पड़ा कि मोदी जी पहली बार जब इजराइल गए और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पूरे इतिहास में जो इजराइल गया हो, तो वो क्यों गए थे? एप्स्टीन फाइल के रिलीज़ के हिसाब से अमेरिका को या प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश करने के लिए वो इजराइल गए नाचने और गाने के लिए, या इजराइल जाकर वो नाचे और गाए। एप्स्टीन फाइल का रिलीज़ ये कहता है। आधिकारिक तौर पर इस बयान को, मतलब इस रिलीज़ को रबिश करार दिया भारत के मंत्रालय ने। लेकिन मोदी बोल तो नहीं रहे ना कुछ, और एक्शन स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स, ये बात तो हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से ही। तो एक्शन आपका वो दिख नहीं रहा है, जो आपके अंदर एक वीरता या बहादुरी दिख रही थी कि हम 100 करोड़ के, हम इंटरनेशनल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, या फिर नहीं ये रबिश क्लेम है। बोलिए ना ट्रंप इज रबिश, ट्रंप इज क्लेमिंग रबिश, ऐसा तो नहीं है। ट्रंप कह रहा है रशिया से तेल खरीदना बंद करो, आपने तेल खरीदना बंद कर दिया। ट्रंप कह रहा है कि मैंने सीज फायर करवा दिया था, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आपके एक्शन ये बताते हैं कि दरअसल कोई भी क्लेम शायद रबिश नहीं है, क्योंकि रबिश अगर होता तो प्रधानमंत्री मोदी पे मुझे भरोसा है, 56 इंच का सीना है उनका, मजबूत सरकार है, तो वो विरोध करती और कहती कि गलत बोल रहे हो, फूहड़ बयानबाजी कर रहे हो। कर तो नहीं रहे ना लोग। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है, ना केवल इंडिया बल्कि कई सारे देश हैं जिस पे बार बार अमेरिका जो है सैंक्शंस लगाते रहता है। ये देश आखिर क्या इस स्थिति में नहीं है कि अमेरिका के सैंक्शन को कहें कि हम नहीं मानते हैं? आखिर पोजीशन क्या है फिर इन देशों की, जो हमारे जैसे देश हैं, जिनके लिए कभी भी अमेरिका कोई भी डिसीजन ले रहा है और ट्रंप खुलेआम बोल दे रहे हैं? तो क्या हम इतने कमजोर हैं, बाकी देश दुनिया कितने कमजोर हैं, और अमेरिका को चौधरी ये बनाया किसने और बना कैसे? ये जो वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ उसके बाद जो शक्तियां हैं वो उभरी और अमेरिका सबसे बड़ा सुपर पावर बना। चाइना का फिलहाल जो बिहेवियरल पैटर्न है ना, उसको आप एनालाइज करेंगे तो अमेरिका की पावर कहाँ से आती है ये पता पड़ता है। चाइना आप कभी भी देखिएगा एग्रेशन वो दिखाएगा सीमावर्ती देशों के साथ, ताकि वो सीमाओं पे अपना अड़िग रहे, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध हुआ, चाइना ने सपोर्ट किया टेक्नोलॉजिकली। अभी जब ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, ईरान चाइना का दोस्त है, लेकिन चाइना ने कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया, बयान जारी किया कि हम पूरी तरीके से तुम्हारे साथ हैं। तो चाइना को पता है उसको अपना एनर्जी कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। चाइना लगातार उत्तर प्रगति कर रहा है और आर्थिक ताकत अपनी जो है वो बढ़ा रहा है। आप देखें टेक्नोलॉजी, उसने अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाइना के अंदर नहीं घुसने दी। चाइना का अपना सोशल मीडिया गूगल को चाइना ने नहीं घुसने दिया। तो चाइना ने टेक्निकल बाउंड्री जो है वो अपनी तैयार कर दी, क्योंकि शायद उसके पास ऐसे विजनरी नेता रहे, या लगा लीजिए पूरा इकोसिस्टम ऐसा बना कि उसको पता था टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, और चाइना ने वो इसलिए एक बाउंड्री रखी और नहीं किया। चाइना और रशिया का जो व्यापार होता है वो डॉलर में नहीं होता, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना भी होता है, एक अनुमान है कि 75 से 80% वो डॉलर में होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो गोल्ड स्टैंडर्ड था, गोल्ड को डॉलर के साथ लिंक किया गया और डॉलर को बाकी देशों की करेंसीज के साथ। उसके बाद 1970 के दशक में डॉलर को जो है वो सार्वभौमिकता मिली और गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो डॉलर पे शिफ्ट हो गया।
जाहिर है अमेरिकी करेंसी जो है वो वैश्विक करेंसी की तरफ बढ़ने लगी, बनने लगी। सारा इंटरनेशनल व्यापार यही हो रहा था। अब अमेरिका का भी जो कदम आप देखेंगे ना, लगातार करते हुए अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाता रहा है अमेरिका। युद्ध हो तो युद्ध क्यों हो, अमेरिका डायरेक्ट तो बहुत कम जगहों पे इन्वॉल्व हुआ, और जहां जहां इन्वॉल्व हुआ वहां वहां उसने मुंह की खाई। वियतनाम से लेकर ईरान आने वाला एग्जाम्पल बनेगा, ये बात भी, इसकी भी पूरी संभावना है। ठीक है, अमेरिका युद्ध होता था, हथियार बेच देता था, हथियार बेचा, मुनाफा कमाया, पैसा इकट्ठा किया उसने। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट का सबसे ज़बरदस्त एक तरीका माना जाता है, सबसे सेफेस्ट तरीका है। तो जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग देशों के, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में उनका फॉरेक्स रिजर्व है, इंडिया का भी है ऑब्वियसली। तो ट्रेजरी बॉन्ड अब है क्या, मान लीजिए मेरे पास $100 है, मैंने अमेरिका को दे दिया कि भैया ये लो $100 तुमको देते हैं। अमेरिका को जब ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ में, किसी भी योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो कर्जा मांगता है। हम कर्जा देते हैं कि $100 कर्जा हमने तुमको दिया, उसके बदले में वो हमको यूएस ट्रेजरी बॉन्ड दे रहा है। सो हम अमेरिका को कर्जा दिया, अमेरिका यूएस ट्रेजरी बॉन्ड हमने हासिल किया, और इस यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के बदले में अमेरिका हमको ब्याज देगा, और एक नियत समय के बाद वो पूरा मूल हमको चुकाएगा। मतलब वो पूरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। कर्जा तो ले रही है अमेरिका, लेकिन इससे हो क्या रहा है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विच इज इन डॉलर्स, वो पूरे विश्व के पास, अलग अलग देशों के पास है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब अमेरिकी करेंसी जो है वो विश्व में है, तो वो वैश्विक करेंसी डॉलर जो बना हुआ है उसके कद को छोटा नहीं किया जा रहा है। इसीलिए पिछले कुछ सालों में आपने डी डॉलराइजेशन की बात भी सुनी होगी। ब्रिक्स से लेके चाइना, रशिया, इवन इंडिया और कुछ देश डी डॉलराइजेशन की बात भी दबे छुपे करते हैं। लेकिन अब युद्ध हुआ ये, और फिर डी डॉलराइजेशन की बात जो है वो कहीं रुक जाएगी, कहीं थम जाएगी, फिर बात नहीं होगी। सो चाइना हो या अमेरिका हो, जो सुपर पावर्स होते हैं वो अपने आर्थिक ताकत को बढ़ाते हैं। आर्थिक ताकत को बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना होता है। उस तरह का नेता होना चाहिए जो केवल नारेबाजी में यकीन ना करता हो, जो अलग अलग स्टेजेस पे जाके चुनावी भाषण ही ना देता हो, और तालियां पिट जाने से जिसका जो संतुष्टि है वो ना मिल जाती हो। तो वो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाते हैं, वो केवल नारा नहीं देते मेक इन इंडिया, वो उसके लिए काम करते हैं। और जब आप आर्थिक ताकत बन जाते हैं तो पैसा सबसे बड़ी चीज है ना भाई, जो पैसा, जिसके पास पैसा रहेगा उसकी चलेगी, वो चल रही है। तो चाइना मतलब एक एग्जाम्पल है इसका, और ये खुद अमेरिका भी स्वीकार कर रहा है अभी। हाँ, क्रिस्टोफर लैंडो जो कि यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं, वो आकर के कह जाते हैं, भारत में आकर के मंच से कहते हैं कि हम भारत के साथ कभी बराबरी की डील नहीं करेंगे, हम चाइना वाली गलती दोबारा नहीं करेंगे कि आप हमसे 20 साल बाद आगे हो जाए। मतलब साफ साफ कह रहे हैं, मैं तो बेईमानी करूंगा तुम लोगों के साथ, हम ही ऊपर रहेंगे। और हमारे यहाँ ना कोई क्वेश्चन होता है ना कुछ होता है, भारत में मंच पे आके बोल करके चले जाते हैं। चाइना जिसके पास तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं था फॉलो करने का, लेकिन चाइना ने खुद से चीजें की। भारत एक एग्जाम्पल होते हुए उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है। और क्रिस्टोफर लैंडो साहब जो हैं वो तो खुद एग्जाम्पल दे रहे हैं सामने। हाँ। कि ले भाई, हमने 20 साल पहले चाइना के साथ ऐसा किया था, चाइना हमसे कई कमर्शियल चीजों में आगे बढ़ गया है, हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। मतलब एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। अगर तुमको नहीं दिख रहा है तो देख लो भाई क्रिस्टोफर लैंडो की बात से। जरूरत होती है। लेकिन मुझे पता है कि इसमें क्या पॉइंट नजर आता है सर, क्योंकि आपको अगर इतना स्ट्रांग बनना है कि अमेरिका के सैंक्शंस को आपके ऊपर फर्क ना पड़े उनसे, या फिर आप अलग से कि नहीं हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, ये कहने के लिए आपको अपने यहाँ की खेती से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के प्रोडक्शन तक सब सुधारना पड़ेगा। और इन सब में सुधार तभी होगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसके अलावा एक और चीज है, आपको सुधारना भी पड़ेगा और डाइवर्सिफिकेशन पे भी जोर देना पड़ेगा। आप जब मोनोपोलाइजेशन के पक्ष में हो जाते हैं, जब आपके राज में स्टार्टअप्स लगातार बंद हो रहे हों, जब आपके राज में जो छोटे उद्योग हैं वो खत्म होते जा रहे हों, लेकिन एक अडानी हो जो एक्सपोनेंशियली राइज कर जाए, तो आप अपनी नैतिक आभा तो वहीं खो देते हैं ना भाई। आप, ऐसा लगता है कि पूरी सरकार एक अडानी को अमीर बनाने के लिए काम कर रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट्स क्या बताती है कि 50% से ज्यादा आबादी के पास 3% रिसोर्सेज हैं। इतनी बड़ी इनइक्वालिटी गैप हो कैसे गई? तो डाइवर्सिफाइड नहीं है। अब जब आपने अपनी पूरी आर्थिक ताकत एक व्यक्ति को मजबूत करने में खड़ा कर दिया, और उस एक व्यक्ति पे कोई आरोप लग जाए, वो एक व्यक्ति फंस जाए, तो दरअसल स्टेक पे तो आपकी पूरी इकोनॉमी आ जाएगी ना। आपने अडानी को, मतलब देयर इज नो फील्ड ऑफ बिजनेस जहां पे जो अनटच्ड हो अडानी से। अब तो नॉर्वे में भी प्रतिबंध लगा है उनके ऊपर। एग्जैक्टली, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में अडानी के खिलाफ केस चल रहा है। तो हम क्यों ना माने, एप्स्टीन फाइल का एक मामला हो सकता है, और हम क्यों ना माने कि अडानी के खिलाफ जो जांच चल रहा है वो भी एक बड़ी वजह है। क्योंकि भाई
इज़राइल में जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी गए और हरदीप पुरी साहब उसी 2017 के दौर में जो है सो मंत्री बनाए जाते हैं, इसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ नरेंद्र मोदी के विदेश यात्राओं का। आपके हर विदेश यात्रा के बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनता है वो अडानी बनता है। आप जिस देश में जाते हो उस देश में कुछ ही दिनों में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है बड़ा सा। कैसे मिल जाता है भाई? इसके मतलब क्या पूरी सरकार, क्या नरेंद्र मोदी अडानी के लिए काम कर रहे थे? और यही बात एलओपी जो इस वक्त हैं देश के, वो लगातार पूछ रहे हैं। आप क्लैरिफाई तो करिए, आप जवाब तो दीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों केवल इत्तेफाक हो सकता है? ये इत्तेफाक एक देश के साथ होगा, दो देश के साथ होगा, जिस देश में जा रहे हैं वहीं कुछ ना कुछ मिल रहा है। हर बार इत्तेफाक थोड़ी होगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में केस चलता है, एप्स्टीन फाइल रिलीज होती है, उसके बाद आप अमेरिका के इशारों पे लगभग दंडवत हो जाते हैं। ये क्या मामला था भाई? आपको याद होगा, यही नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका जाके क्या कहते हैं, आपके बाद ट्रंप सरकार पहले कार्यकाल के बाद में, उसके बाद बाइडेन जब प्रेसिडेंट बनते हैं फिर अमेरिका जाते हैं नरेंद्र मोदी, और वो ट्रंप से मुलाकात भी नहीं करते। तो विदेश नीति तो आपकी ये है। उसका ट्रंप फिर चुन के आ जाता है और ट्रंप आपसे पता नहीं बदले ले रहा है, क्या ले रहा है, और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ना एक मीम बड़ी वायरल हुई थी। मुझे पता नहीं अभी मिलेगा गूगल पे या नहीं, एडिटर साहब को अगर मिले तो एडिटर साहब लगा दें, कि एक कार है और उस कार में बंदरों ने कब्जा कर लिया है, और बंदर कार में ऊपर नीचे स्टीयरिंग पे, मतलब सीट पे, चारों सीटों पे, बाहर सब मतलब बंदर ही बंदर भरे पड़े हैं। अब एक बंदर कह रहा है यार चलेगी कैसे, कब्जा तो कर लिया है ना। तो सरकार को चलाना आना चाहिए, और मुझे लगता है कि विदेशी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में, या फिर जो बिजनेस है उसके कॉन्टेक्स्ट में बड़ी भूल या बड़ी गलती हमसे हो गई है, जिसकी वजह से हम ये हालात अभी देख रहे हैं। यानी ये कह सकते हैं हम कि भाई देखिए, किसी एक सन की अमेरिकी को खुश करना ईजियर है, क्योंकि फिर अपने यहाँ काम करना थोड़ा मुश्किल है। ये भी तो है ना, बहुत काम करना बिल्कुल है। पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको भाई, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको ग्रो करना पड़ेगा, और वो केवल अडानी से नहीं होगा, सब लोगों से होगा। अब सब लोगों को जब आप ग्रो करेंगे तो हो सकता है कि अडानी से अगर कुछ फुलफिल होता हो तो वो फुलफिल ना हो। अडानी का मेरे लिए कंपटीशन क्यों बढ़ा रहा है भाई? मत बढ़ा। तो आपको काम करना पड़ेगा, ईमानदार नियत से काम करना पड़ेगा। एक कम्युनिटी को टारगेट करके, एक कम्युनिटी के इकोनॉमिक बायकाट के नारे देके आप वोट हासिल कर सकते हो, डेवलपमेंट हासिल नहीं कर सकते हो। सो आपको इंक्लूसिव काम ही करना पड़ेगा। आप याद करिए ना, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब बहुत सारे लोग बहुत प्रशंसक हैं, लेकिन हिंदुत्ववादी जो नीतियां हैं, नीली नरसंहार से लेकर बाबरी मस्जिद के विध्वंस तक, अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण घोर सांप्रदायिक थे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कहना कि सांप्रदायिक व्यक्ति तो थे ही। लेकिन जब सरकार में आते हैं तो मोटे तौर पे इंक्लूसिव दिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक ये भी हो सकता है कि नेहरू के कैबिनेट का भी, मतलब उस वक्त भी वो संसद में थे, तो उनकी परवरिश एक ऐसे दौर में हुई जहां एक स्टेट्समैन वाले थोड़े बहुत गुण उनके अंदर हों। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स जो है उसको तो एक वैधता दे दी गई है। संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी, दानिश अली थे ना सांसद, दानिश अली के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो शब्द डेमोक्रेसी में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन आपने वो शब्द बोला क्योंकि आप तो 80-20 की राजनीति करते हैं और खुल के करते हैं। कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी बोलते तो हैं कि राजधर्म का पालन नहीं। एग्जैक्टली, आप तो बोल भी नहीं रहे हैं। तो आप इकोनॉमिक बायकाट एक कम्युनिटी का कर देंगे, एक कम्युनिटी 20% लोगों को अगर आप बायकाट कर रहे हैं, आप देश को कैसे नरिश कर पाएंगे, देश को कैसे डेवलप कर पाएंगे? उनका आर्थिक बायकॉट अगर किया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था में तो दिक्कत होगी ना फिर। 100%। वो यही तो साइकिल है ना। तो देश की पढ़े किसको है? एक कविता हम लोग पढ़ते थे, मतलब स्कूल में भाषण प्रतियोगिता में, देश पड़े चूल्हे में, राष्ट्र जाए भाड़ में, खेलते शिकार सभी कुर्सियों की आड़ में। ठीक है, तो कुर्सियों की आड़ में देश को चूल्हे में झोंका जा रहा है। वरना आप सोच के देखिए, मुसलमान 20% आबादी है, आप उसकी इकोनॉमिक बायकाट की बात कर रहे हैं, उसकी लिंचिंग होती है, आप उस पर चुप हो जाते हो। आपका सांसद जो है वो एक मुस्लिम सांसद को अपमानजनक, मतलब कैसे बोल सकता है वो, ये घटिया शब्द वो बोल देता है और वो निकल भी जाता है, गुजर भी जाता है, क्योंकि उसे पता है कोई एक्शन लिया नहीं जाएगा। 20% आबादी के साथ आप ये कर रहे हैं, इसमें औरतें भी हैं। अब औरतों की अलग से आबादी की बात कर लीजिए, लगभग 50% हैं। आप उस पूरे टीम को, जो आपकी पितृसत्तात्मक सोच है, वो दबाने का ही काम कर रही है। रेप होता है, आपकी जो महिला मंत्री और सांसद हैं वो कहते हैं कम कपड़े पहन के निकली थी इसलिए रेप हो गया। तो आप उसी तरह की विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर औरतें भी आगे नहीं आएंगी। 50% आबादी को आप खेलने का हक मत दीजिए, 20% आबादी को आप खेलने का हक मत दीजिए, तो टीम जीतेगी कैसे? तो आप तो फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, बस आप बस बांट देते हैं।
और बांट देने से क्या होता है, इंक्लूसिव फीलिंग नहीं आएगी। और जब कॉलोनियल रूल में थे ना, ब्रिटिश हुक्मरानों के अंदर थे जब हम लोग, तो क्या था उनका नारा क्या था, डिवाइड एंड रूल। क्योंकि उनको पता था अगर डिवाइड हो जाएंगे तो कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और गांधी ने क्या किया, गांधी ने यूनिफाई ही किया ना। और जब इकट्ठे हुए, जब मौलाना आज़ाद नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जब सरदार भगत सिंह पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़े होते हैं, जब वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो खाई है वो पटने लगती है, पट जाती है, तब हम डेवलप करते हैं अपने आंदोलनों को, और उस डेवलपमेंट से फिर हम ब्रिटिश हुक्मरानों को खदेड़ देते हैं। मतलब एक थ्योरी तो ये भी है। तो इंक्लूसिव हुए बिना आप कोई लड़ाई जीत ही नहीं सकते हैं, आप डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। और डेवलपमेंट आप नहीं करेंगे तो अमेरिका जैसे दादागिरी करते रहेंगे और आप चुप रहेंगे। जबकि हमारा अतीत ये रहा है निवेदिता, नेहरू से लेकर इंदिरा तक, राजीव गांधी तक, मनमोहन सिंह तक, कि हम जो अप्रेसर है उसके खिलाफ बोलते रहे हैं, युद्धों के खिलाफ बोलते रहे हैं। आप नहीं बोल रहे हैं तो या तो एक पूंजीपति मित्र की खुशी या उसकी उन्नति या उसकी तरक्की, जो भी कह लीजिए आप, या फिर आपकी कुछ ऐसे हिडन ट्रुथ्स जो एप्स्टीन फाइल में शायद दर्ज हों। मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिसके दबाव में आप ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, पिछले एपिसोड में नॉर्दर्न न्यूज के हम बात करते हैं, हम प्रोपेगेंडा की बात करेंगे इस एपिसोड में, वहां पे भी गोदी मीडिया की बात करने वाले हैं। नहीं, केवल उन पे नहीं बात करेंगे। अब देखिए, शुरुआत वहीं से करेंगे, जैसे कि शायद हाँ चित्रा त्रिपाठी का शो है कि विपक्ष को इजराइल के विपक्ष से सीखना चाहिए, वो तो नहीं अपने सरकार से क्वेश्चन कर रहे हैं। जबकि ऐसा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि विपक्ष से इन्होंने क्या सीखा है। 11 फरवरी इसी साल की बात है, 1 महीने पहले राहुल गांधी सदन में कहते हैं कि भाई इस तरह से तो अमेरिका जो है आपका दादा बन जाएगा, वो कहेगा ईरान से तेल लो, वो कहेगा रशिया से लो, नहीं लो कभी भी सैंक्शन लगा देगा। सेम एग्जैक्ट चीज होती है 1 महीने बाद। तो लेकिन ये प्रोपेगेंडा में ही ये लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे तो लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ छोड़िए, सबसे ज्यादा ये इसी प्रोपेगेंडा में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो राहुल गांधी को जानबूझ के विलेनाइज किया गया कि अब ये बोलेंगे भी, अब वीडियो आ भी रही है तो ठीक है यार, वो तो बोला था। उस समय ये लोग हंस रहे थे सदन में उनकी बात पे। चित्रा त्रिपाठी आपने नाम लिया ना, जो कह रहे हैं विपक्ष से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ सरकार को इजराइल की सरकार से सीखना चाहिए। फिर तो जब नरेंद्र मोदी अवार्ड लेने इजराइल गए थे, जिसके बाद जिनको उनके विजिट के बाद अटैक हुआ है, तब नेतन्याहू साहब ने जुडिशरी के मेंबर्स को नहीं आमंत्रित किया था। जबकि वहाँ पे कोड ये है कि कोई विदेशी मेहमान अगर आता है तो आप जुडिशरी के मेंबर्स को इनवाइट करेंगे। और नेतन्याहू अगर युद्ध खत्म हो गया ना, जेल के अंदर होगा, इसके देश में इसकी हालत ऐसी है, तो इसने जुडिशरी के लोगों को इन्वाइट नहीं किया था। ऑपोजिशन ने विरोध किया, ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया नरेंद्र मोदी के सामने। तो विदेशी मेहमान उनके संसद में कह लीजिए बैठा हुआ था, और विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने वॉकआउट कर दिया, और देश का अपमान नहीं हुआ। किसी मीडिया ने ये नहीं चलाया कि देश का अपमान हो गया। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के लड़के घुस के प्रोटेस्ट करते हैं और आप कहने लगे कि देश का अपमान हुआ है। तो भाई ये चित्रा त्रिपाठी या जो भी हैं, मतलब पूरे सम्मान के साथ हमसे बड़ी हैं और हमसे अनुभवी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कम ये पत्रकारिता तो नहीं कर रही हैं। पत्रकारिता नहीं कर रही हैं तो पत्रकार हैं भी नहीं, ये आम लोग हैं। और आम लोग भी वो वाले कैटेगरी के, अंधभक्तों वाले कैटेगरी के, जिनका फादरलैंड इजराइल है, जो आपने वीडियो किया था निवेदिता, ठीक है। और जब अंधभक्त नहीं है तो अंधभक्त क्या करता है वो देख लीजिए बानगी। ट्रंप जब माय डियर फ्रेंड हुआ करते थे मोदी के, तब ट्रंप की पूजा कर रहा था, ट्रंप की जीत के लिए हवन कर रहा था अंधभक्तों का, देखा ही होगा आपने भी। फिर जब जी 1922 के बाद 1922 कह रहा हूँ मैं, 2022 के बाद रशिया यूक्रेन वॉर, और रशिया जब हमको तेल दे रहा है सस्ते रेट पे, तो ये पुतिन की पूजा करने लगे, ये भी हमने देखा। इसके बाद अब नेतन्याहू साहब की भी पूजा होने लगी, उनके जीत के लिए यज्ञ वगैरह चल रहा है। तो अंधभक्तों कैटेगरी तो ये है कि जहाँ पे पिताजी खुश या भगवान खुश, हम बस वही करेंगे। भगवान सवालों से परे हैं। निशिकांत दुबे तो मोदी जी को भी सवालों से परे बताते हैं, तो और भक्त क्या बताएंगे, जबकि निशिकांत दुबे तो वीआईपी भक्त हुए ना भाई, सांसद हैं और फिर भक्त हो गए, तो सवालों से परे। तो अंधभक्तों के लिए तो सवालों से परे होंगे ही, तो ऑब्वियसली चित्रा त्रिपाठी के लिए भी सवालों से परे होंगे। और जब आप सवाल छोड़ देते हैं ना, तो आप रीजनेबिलिटी, रैशनैलिटी, ये सब कुछ छोड़ देते हैं, तो सवाल बचते ही नहीं, तो आप कुछ भी बोलेंगे जो आपके भगवान को खुश करने के लिए हो। मसला ये है ना सर, केवल प्रोपेगेंडा का मसला नहीं है, मसला है लैक ऑफ नॉलेज। अब जैसे कुछ भी होता है, अमेरिका की तरफ से आता है, ट्रंप की तरफ से बयान आता है कि मैंने वॉर रुकवा दी, तो ये जवाब देते हैं।
वो कहते हैं कि हमने सैंक्शन लगा दिया तो मीडिया जवाब दे रहा है, वो अब कह रहे हैं कि हमने अलाउ कर दिया तो मीडिया जवाब दे रहा है। भाई हमको गोदी से नहीं सुनना, हमको मोदी से सुनना है कि चल क्या रहा है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से घबराहट भी तो जनता में हो रही है। अभी नीलाजा तिवारी आप जानते हैं उनको, वो जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे, गाँवों में लोग कह रहे हैं तेल इकट्ठा तो नहीं ना करना पड़ेगा, राइट। ठीक, हर जगह पे हो गया कि स्ट्रेस ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, ईरान सामने आकर के बोल रहा है कि नहीं हुआ है, तो ये भी एक प्रोपेगेंडा वॉर का ही हिस्सा रहा होगा, तभी तो 100% मतलब आप पैनिक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, और कारण यही है कि आपकी नॉलेज है नहीं, आप पढ़ना चाहते नहीं हैं। और होता क्या है, आसान चीज़ होती है ना कुछ। अभी अब मैं सोच रहा हूँ कौन से वाला एग्जाम्पल, तो जो हम लोग बात कर रहे थे उसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम, कि मान लीजिए किसी का पति बीमार हो, ठीक है, तो भाई पति का इलाज करवाओ। जिस कारण से बीमारी फैली है उस कारण को दूर करने की कोशिश करो। मेडिकल साइंस में जो चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों का पालन करना होगा। ज़्यादा बीमारी आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ये है वो है, ये सब कुछ करना होगा। और अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, इतना पैसा खर्च नहीं करना है मेडिकल साइंस में, तो एक आसान उपाय है, व्रत कर लीजिए। मतलब पत्नी व्रत करेगी तो पति की उम्र ठीक हो जाएगी। तो भाई किसी भी चीज़ में अगर आप प्रोडक्टिव काम करना चाहेंगे, कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहेंगे, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट योरसेल्फ, आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना होगा, और उसमें हो सकता है सफलता मिले, हो सकता है सफलता ना मिले। आप अस्पताल ले जाने लगे, बीमारी इतनी बढ़ जाए कि अस्पताल जाते जाते मौत हो जाए, या वहाँ भी कुछ ऐसा संजीवनी बूटी टाइप तो कुछ है नहीं जो हमारे मिथोलॉजी में है कि संजीवनी बूटी खिला दी और बंदा जिंदा ही रह जाएगा। हो सकता है बंदा मर गया, तब तो आप पे भाई तूने यार व्रत नहीं किया इसलिए वो मर गया होगा। हमारे गाँव में कहते हैं ना ऐसा। तो आसान चीज, हाँ, तो आसान चीज करके देख लेते हैं कि व्रत कर लेते हैं, बच गया तो देखो पत्नी धार्मिक है इसलिए बच गया, और अगर नहीं बचता है तो चलो अगली ने कोशिश की, भगवान की यही कृपा रही होगी। तो सवाल पूछने के लिए मेहनत कौन करे, ऐसे ही चल रहा है काम। 40 साल पुरानी खबर को ब्रेकिंग करके चला देती हैं अंजना जी। और जो चित्रा कह रही है विपक्ष को सीखना चाहिए, इनको पत्रकारिता सीखनी चाहिए। ज्योतिषी बैठाई थी कि वॉर में क्या होगा, ठीक है, वही ज्योतिषी जो गए थे दुबई में सबका भविष्य बताने के लिए, वॉर छिड़ गए, फंस गए, उनको पता ही नहीं था उनका भविष्य क्या होने वाला था। तो खैर उस पे तो वो तो अलग ही हो जाएगा पूरा मसला। तो उसमें मुझे लगता है टीआर फोबिया आप लोग देखेंगे ही, और टीआर फोबिया में वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे निवेदिता शांडिल्य जी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से। लेकिन पता है क्या, अंत की तरफ जाते हुए सर मैं यही बात बोलूंगी कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब अमेरिका ने दादागिरी करने की कोशिश की है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जो भारत की चुप्पी है। आपको देवयानी याद होंगी, एक भारतीय राजनयिक, उनके साथ अमेरिका दुर्व्यवहार करता है। भारत में अमेरिकी दूतावास से बैरिकेड सिक्योरिटी वाले हटा दिए जाते हैं, दूतावास में जितने अधिकारी होते हैं अमेरिकी उनके आईडीज ले लिए जाते हैं, चेक किया जाता है, मामला यूएन तक जाता है। भारत अंत तक अपनी एक राजनयिक जो अधिकारी रहती है उनके साथ खड़ा रहता है। तो ये जो है ना, ये इन लोगों की दादागिरी नहीं है, हमारी चुप्पी बहुत नहीं है। इररिलेवेंस हो सकता है शायद एक एग्जांपल, लेकिन मुझे याद आया है बिल्कुल फौरी तौर पे, क्योंकि मुझे उस बयान ने बड़ा एक्साइट किया था। चंद्रशेखर रावण जो हैं वो किसी चैनल में डिबेट पर थे, भाजपा का कोई प्रवक्ता था, और जैसे कि गोदी मीडिया की स्थिति है, रावण को बोलने नहीं दिया जा रहा था। अब रावण की राजनीति पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, तो कोई अब कह दे कि वो तो बीजेपी के साथ ही दिखते हैं या जो भी है, जैसे भी है, वो सब अलग मामला है। तो गोदी मीडिया इनको बोलने का मौका नहीं दे रहा था, और जो बीजेपी का प्रवक्ता था वो बिल्कुल आक्रामक होकर, जैसे वो करते हैं वैसा कुछ कर रहे थे। एंकर ने, रावण ने फिर बोलने की शुरुआत की, एंकर ने कुछ बोला, रावण का एक बयान आया, ऐसा है मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाओ तब बात होगी। नो मैटर आप कितने बड़े हैं, आप कितने छोटे हैं, पद की एक गरिमा होती है, पद की एक वैल्यू होती है। अमेरिका होगा दादा, अपने आप को समझता होगा, होता होगा सारा इंटरनेशनल व्यापार का 70-80% डॉलर में, लेकिन हम भी एक देश हैं, एक संप्रभु देश हैं, स्वतंत्र देश हैं, और हमारे फैसले हम लेंगे, कोई हमको अपमानित करके नहीं चला जाएगा। तो हम ये बात देश की हैसियत से करेंगे, तुम हमसे बड़े नहीं हो, तुम भी एक देश हो, हम भी एक देश हैं। राष्ट्राध्यक्ष जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है, तो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की बेइज्जती है, नरेंद्र मोदी का अपमान करके ट्रंप शुड नॉट जस्ट, मतलब वी शुड नॉट लेट हिम गो, लेकिन वी आर लेटिंग हिम गो। मतलब प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कुर्सी का, नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी का एहसास होना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के एक व्यक्ति मात्र नहीं है, या किसी पार्टी के नेता मात्र नहीं है। और ट्रंप जो है वो केवल व्यवसायी नहीं है, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के पावर को एंजॉय भी कर रहा है। आप भी करिए ना पावर को एंजॉय भाई।
ट्रंप आपसे बड़ा कैसे हो गया भाई? वो अमेरिका का राष्ट्र प्रमुख है, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, सेम लेवल पे बात करिए। लेकिन वो दिखता नहीं है होते हुए सेम लेवल पे बात। और सही, बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से इस समय जनता सवाल पूछे जा रही है, जवाब ऐसे लोग दे रहे हैं जिनको पता ही नहीं है, जिनको लूसेंट वाली किताब हमको देने का मन कर रहा है, जीके वाला। भाई जवाब एक बार कोई क्लियर आकर के बोल दे सर, अरे मोदी जी नहीं, उनका कोई अधिकारी आके बोल दे, कोई मंत्री आकर के बोल दे, विदेश मंत्री बोल दे, कोई तो बोल दे कि यस वी आर ओके। जनता को संतुष्टि तो मिले। आज अटल बिहारी वाजपेयी होते तो कहते कि राजधानियों का पालन नहीं हो रहा है कि नहीं? तो इसी के साथ अंत तक चलते हैं, अंत की तरफ चल रहे हैं। और हम चाहते हैं भाई कि अमेरिका की दादागिरी ना, लोग गरियाना शुरू कर देते हैं ना कि तुम लोग भी उधर वाले हो। उधर वाला कौन है? इजराइल वाला, वो तो क्या ही बताया, अब तो साफ साफ दिखने लगा है। हम ऑपरेशन की साइड वाले नहीं है, बिल्कुल, कभी नहीं रहे हैं और कभी नहीं रहेंगे। हम हमेशा जो है, अब मदद की कॉल आती है तो भारत जाता था, अब नहीं जा पा रहा है। चीजें चेंज हुई हैं, राजधर्म का पालन होना चाहिए। और जनता को इन्फॉर्म करिए, जनता को बताइए कि हाँ, हमारा मुखिया अभी है, हमारे ऊपर अभी दिक्कतें नहीं आई हैं भाई, हमारे पास भी एक अच्छी स्ट्रांग सरकार है। तो एक चीज और ऐड कर दूंगा, जो बीच में हमारी बात हो गई है। अब बता तो देंगे, बोल तो देंगे, चलिए हो सकता है आपकी बात सुन के लोग बोलना शुरू कर दे, सब ठीक है, लेकिन आपके एक्शंस में भी वो चीज़ दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो फिर कि इंडियन ओशन रीजन में हमारे मेहमान नेवी शिप को अमेरिका ध्वस्त कर दे और हम कुछ ना बोलें, हम कंडेम तक ना कर पाएं। तो ऐसा भी ना हो, एक्शंस में दिखना चाहिए। आप बोलिए अपने एक्शंस के जरिए। क्रिकेट में कहते हैं ना, टॉक विद योर बैट, तो बल्ले से जवाब मैं नहीं बोलूंगा, मेरा बल्ला बोलेगा। हाँ। तो हाँ, सही बात है। और इसी के साथ हम लोग अब खत्म करते हैं कि भाई देश की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, बुरा लगता है, इस पे सोचना भी चाहिए सबको। पार्टियां आएंगी जाएंगी, देश बना रहेगा। हाँ ठीक है, तो इसी के साथ चलिए, नमस्ते, बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, कुछ सवाल हैं, कोई शिकायत है, कमेंट करके बता दीजिए। बाकी ट्रोलिंग तो चलती रहती है, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।